जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है, थोड़ा सा। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द एवरेज इंडियन चैनल। आज हम बात करेंगे कर्ज माफी पॉलिटिक्स की। तो क्या सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए सीधे निकाल के अमीरों के खाते में डाल दिए, या ये ऑपोजिशन की इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आप के दिमाग में यह परसेप्शन बन चुका है कि सरकार अमीरों के कर्जे यूं ही माफ कर देती है, और जब बात किसानों की आती है, छोटे व्यापारियों की आती है, स्टूडेंट्स की आती है, तो हमें इकोनॉमिक लॉजिक और रिसोर्स कंस्ट्रेंट का लॉलीपॉप दे दिया जाता है। अमीरों के लिए कि सरकार की स्ट्रैटेजी अलग है और गरीबों के लिए अलग। जानेंगे इस वीडियो में, जानेंगे कि कॉरपोरेट के लोन राइट ऑफ और किसानों के लोन वेवर में क्या टेक्निकल फर्क है, और उस टेक्निकल फर्क से ये समझेंगे कि ये उनको फायदा पहुंचाने से कहीं ज्यादा इकोनॉमी को एक फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए होता है। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है या ऐसे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और ताकि ये कंटेंट और लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ये कांग्रेस या बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। इस वीडियो का बस एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप समझ सके कि अगर कोई नेता आपको बोले कि इतने लाख करोड़ अमीरों को दे दिए गए, तो आप उसके पीछे की इकोनॉमिक्स को समझ सके, उसके पीछे की बारीकियों को समझ सके, एक लोन वेवर और एक लोन राइट ऑफ दोनों के अंतर को समझ सके। अगर बैंक से आपने कोई लोन लिया है और अगर 3 महीने तक आप उसकी ईएमआई नहीं डालते, तो आपने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट बैंक को 3 महीने की अवधि में नहीं दिया, तो वो बैंक के लिए एक एनपीए हो जाता है। एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब मेरे पैसे का वो हिस्सा जो मुझे अब कमाकर नहीं दे रहा, तो मेरे लिए वो एक लाइबिलिटी हो गई, वो पैसा मेरा एक तरह से फंस गया। इसी को एनपीए कहते हैं। तो अपनी बैलेंस शीट्स में जहां पे बैंक्स अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज का लेखा जोखा रखते हैं, वहां से इस अमाउंट को निकाल कर, एसेट कैटेगरी से निकाल कर हटा दिया जाता है। इस टेक्निकल एडजस्टमेंट को लोन राइट ऑफ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक कार लोन लिया, इस कार लोन की ईएमआई को मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बैंक ने मुझे कई नोटिस भेजे, अपने रिकवरी एजेंट्स भेजे, बट मेरी सिचुएशन रीपे करने की नहीं है, बैंक को ये पता चल गया। तो अब बैंक ये डिसीजन लेगा कि इस पर्टिकुलर कार लोन के अमाउंट को एसेट्स की कैटेगरी से हटा दिया जाए। ये मुझे अब पैसा दिया हुआ जो पैसा है, ये इंटरेस्ट कमाकर अब मुझे नहीं देगा। पर क्या इससे मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है? क्या मुझे वो लोन चुकाने नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बैंक जब चाहे वो मेरी कार को या किसी भी लोन के कोलैटरल को नीलाम करके वो पैसा वसूल सकता है। ये बात जानने के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि लोन राइट ऑफ में जो बोरोवर है उसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होती, उसके एसेट्स को कोई भी लीगल मींस से बैंक बेचकर अपना लोन रिकवर कर सकता है। तो जब कॉर्पोरेट्स के लोन राइट ऑफ किए जाते हैं तो उनका कर्जा माफ नहीं होता, बल्कि उनके बचे खुचे एसेट्स जो हैं उसको बेचने का अधिकार बैंक्स रखते हैं। जबकि जब किसानों के, स्टूडेंट्स के या छोटे व्यापारियों के लोन वेवर किए जाते हैं तो उसमें सरकार अपने खजाने से पैसा निकालकर बैंकों को देती है और बोलती है कल से उनकी लायबिलिटी खत्म, कल से वो सारे बोरोवर फ्री, उनकी तरफ से हमने तुम्हारा लोन चुका दिया। तो ये बेसिक अंतर अब हम समझ चुके हैं लोन राइट ऑफ और लोन वेवर में। अब एनपीएस क्यों होते हैं? अब एनपीएस किसी भी बिजनेस साइकिल में अनअवॉइडेबल है। मतलब कि बैंक्स क्या करती हैं, आपसे पैसा लेती हैं, आपको 3 से 4% इंटरेस्ट देती हैं, बाहर वो लेंड करती है 10, 11, 12% पे। तो अब 4% पे उठाया पैसा और 12 पे लेंड किया, ये जो गैप है, यही गैप जो है ये बैंक की कमाई है। अब इसमें इकलौता रिस्क इनके बिजनेस मॉडल में ये है कि मैं जिस बोरोवर को पैसा दे रहा हूँ, ऑल्दो जांच के दे रहा हूँ कि इसकी लौटाने की कैपेसिटी है कि नहीं, ये पैसा लौटा पाएगा कि नहीं। अगर वो लौटा पाएगा तो बैंक्स तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, बट यही एक रिस्क इनहेरेंट है बैंक्स के बिजनेस मॉडल में। अब जितने बिजनेसमैन पैसा उठाते हैं वो रिस्क पे उठाते हैं, वो प्रोजेक्शन पे उठाते हैं कि सारे एजम्पशंस को लिया जाए तो कल को हमारी सेल यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, तो फिर हमारे पास इतना रेवेन्यू आएगा, इससे हम इतना इंटरेस्ट पे कर पाएंगे। बट ये सारे
प्रोजेक्शन सही साबित नहीं होते, क्योंकि असली मार्केट में हजार और वेरिएबल्स होते हैं। तो ये कैपिटलिज्म का या फ्री मार्केट इकोनॉमी का साइकिल है कि यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। इसी को इकोनॉमिक्स में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म कहते हैं, कि ऑल्दो मार्केट में कूदेंगे 100 लोग, बट सर्वाइव करेंगे 10, 15, 20 ही। पर बिजनेसेस को चालू करने के लिए लोन तो चाहिए। किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्रेडिट उसकी लाइफ ब्लड है। तो बैंक्स अगर क्रेडिट देने से ही कतराएंगे तो इंडिया में अगले यूनिकॉर्न कैसे खड़े होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस लेवरेज पे या क्रेडिट पे बिल्ड होते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि एनपीएज इनएविटेबल है और बैंक्स का कुछ % पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा। अब बात यह है कि जो पैसा डूब गया उसको रिकवर करने की कैपेसिटी बैंक के पास है कि नहीं, उसको रिकवर करने के लिए कानून है कि नहीं, उसको रिकवर करने के लिए इफेक्टिवली इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं, वहां पे हमको स्ट्रेंथन होने की जरूरत है। अब यहां पर आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि जैसे मैं एसबीआई, मैंने किसी बड़े बिजनेसमैन को लोन दिया, अब वो बिजनेस डूब गया और बैंक किसी तरह से रिकवर नहीं कर पाया, तो एसबीआई का कैपिटल तो कम हो गया। अब क्योंकि इसका मालिक सरकार है तो वो सरकार को बोलेगा कि मुझे और कैपिटल दो, तो सरकार पैसा डालेगी एसबीआई में, और सरकार पैसा कहाँ से लाती है? टैक्स पेयर का पैसा है। तो आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली कॉरपोरेट वाले के सिंस के लिए टैक्स पेयर का पैसा दिया जा रहा है। ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि व्हाई शैल अ टैक्स पेयर और पब्लिक मनी बी यूज्ड टू कवर फॉर अ रिस्क ऑफ अ कॉरपोरेट कंपनी। अब इस पॉइंट को एड्रेस करते हैं। चलते हैं 2007-8 में, जब इंडिया की इकोनॉमी 9% से ग्रो कर रही थी, जो ग्रोथ हमने कभी देखी ही नहीं। फॉरेन मार्केट्स भी बहुत एक्साइटेड थे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर, खूब एफडीआई आ रहा था, मतलब माहौल इतना ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव था कि कॉरपोरेट्स भी अपने प्रोजेक्शंस और अजम्पशंस पे बड़े बड़े लोन्स उठा रहे थे। बैंक्स भी उदारता पूर्वक उनको लेंड किए जा रहे थे। इतना गजब माहौल था कि देश का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, जो कि 2003 में बस 28% था, 2007 में बढ़कर 36% हो गया। इंडिया वॉज द इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। पर 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, जिसको किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। इस क्राइसिस के आने के बाद डिमांड स्लो डाउन हो गई, सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस आ गया, प्रोजेक्ट्स डिले होने लगे, इंटरेस्ट कंपोनेंट्स भारी होने लगे। जिन अजम्पशंस और प्रोजेक्शंस पे कॉर्पोरेट्स ने लोन उठाया था वो सारे धरे के धरे रह गए, सब बिखर गया। कंपनीज पे लोन्स का प्रेशर बढ़ने लगा। अब बैंक्स पे भी स्क्रूटनी आई कि आपने इतनी लिबरली क्यों लेंड किया, क्या चल रहा था आपके दिमाग में। तो बैंक्स भी अपने इस कर्म को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्पोरेट्स को दोबारा लोन देना शुरू कर दिया कि तुम पिछले लोन की ईएमआई भरने के लिए एक नया लोन ले लो। इसको एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स कहते हैं। बट यहाँ पर रघुराम राजन की तारीफ करनी होगी। वो जब आरबीआई के गवर्नर बने तो उन्होंने सारे बैंक्स को स्ट्रिक्टली कहा कि ये सब नहीं चलेगा, आप लोग को अपने बैंक्स की बैलेंस शीट की सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो जो एनपीए 3% ऑफ टोटल क्रेडिट अमाउंट था, इस पूरे क्लीनअप के बाद वो 11% तक चला गया। तो जब एनपीए 11% तक चला गया तो पूरे देश में चिंता की लहरें दौड़ गई कि कहीं बैंकिंग क्राइसिस की ओर तो हम नहीं बढ़ गए, और अगर बैंकिंग फिसली तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो पक्का तय है। तो बैंक्स का इतना पैसा फंस चुका था कि अब इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल इकोनॉमी में डालना ही पड़ा। सरकार ने सारे बैंक्स में, सारे मेजर सरकारी बैंक्स में अपना कैपिटल डालकर रिकैपिटलाइज किया और क्रेडिट को वापस पुश किया। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये हुआ कि कॉर्पोरेट सिंस के लिए गवर्नमेंट ने पे किया, दिस इज लाइक अ सब्सिडी। बट यहाँ बात समझने की ये है कि ये सब किसी ने जानबूझकर नहीं किया। जो रिस्क लिए गए थे 2007-8 में, अगर वो पे ऑफ हो जाते तो इंडिया की इकोनॉमी का साइज आज 3.7 ट्रिलियन नहीं होता, 4.5 ट्रिलियन होता। बट वो रिस्क पे ऑफ नहीं हुए। अगर सरकार बैंक्स को रिकैपिटलाइज नहीं करती, इकोनॉमी में क्रेडिट क्रंच आ जाता, तो इकोनॉमिक ग्रोथ डाउनवर्ड स्पाइरल में चली जाती। तो सरकार के लिए बहुत जरूरी और सही स्टेप था बैंक्स को रिकैपिटलाइज करना। ये बेसिक इकोनॉमिक्स 101 है। ये इंडिया में नहीं, दुनिया भर में ही पढ़ाया जाता है। तो किसी ने किसी के खाते में लाखों करोड़ रुपए ट्रांसफर नहीं किए। ये क्रेडिट और एनपीए और रिकवरी का एक साइकिल है, जिसकी वजह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में ऐसा होता है। सरकार ने इस गलती से सीखा। जो बैंक्स की रिकवरी
का जो तरीका था वो बहुत वीक था। इसके लिए सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में लाया गया, ताकि कंपनियां जो अपना लोन पे ऑफ नहीं कर पा रही खुद को बैंकरप्ट आसानी से डिक्लेयर कर सके और उनकी संपत्ति को बेच कर के डेट को रिकवर किया जा सके। साथ ही अब आरबीआई जो है 2024 में 2007 वाला आरबीआई नहीं है। विलफुल डिफॉल्टर पे आरबीआई की बहुत ही पैनी नजर है। एनबीएफसीज और बैंक्स पे देखते हैं कैसे तुरंत एक्शन होता है, पेटीएम पर, यस बैंक पर, कोटक बैंक पर। तो आरबीआई बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है एज अ रेगुलेटर। नेशनल एसेट एंड रिकंस्ट्रक्शन बैंक बनाया गया, जिसको बैड बैंक भी कहते हैं। ये फेल हो गए लोनों को बैंक से कम दाम में खरीद करके उसकी रिकवरी का काम करते हैं। तो बैड बैंक्स ने भी रिकवरी के फिगर को अच्छा खासा रिकवर किया है। का नतीजा ये हुआ कि पिछले 5 सालों में 10.5 लाख करोड़ राइट ऑफ किए गए लोन्स कॉरपोरेट्स के, बट इसी पीरियड में 7.7 लाख करोड़ रिकवर भी किया गया एसेट्स को नीलाम करके। अभी भी लूप होल्स हैं, अभी भी कमजोरियां हैं सिस्टम में, बट पॉइंट यही है कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं और सिस्टम को और इफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि अब क्रेडिट ही देना बंद कर दे कॉरपोरेट्स को। तो पॉइंट समझने का यह है कि कोई किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहा अमीरों को, और जैसा कि इंडिया अलायंस ने कहा है कि इसी पैसे से थोड़ा पैसा निकाल कर वो न्याय स्कीम को फंड करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्या वो बैंक से कैपिटल छीन लेंगे क्या कि मुझे दो, मुझे सोशल स्कीम्स को फंड करना है? ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है इलेक्शंस। आपको ये भी बता दूं कि जो आज इस पर इतना शोर मचा रहे हैं, 2004 से 14 के बीच में 2,30,000 करोड़ उनकी सरकार ने भी राइट ऑफ किया था। तो तब ये सही था, बट अब ये गलत है। आरबीआई और इंडियन बैंकिंग सिस्टम के पिछले 10 साल लग गए इस पूरे एनपीए के मेस को क्लियर करने में। आज बैलेंस शीट्स जो बैंक्स की हैं वो भी बहुत हेल्दी दिख रही हैं। कॉरपोरेट्स ने भी इन 10 सालों में अपने आप को डीलेवरेज किया है, अपने कर्ज चुकाए हैं, तो उनकी बैलेंस शीट भी बिल्कुल हल्की लग रही है। इंडिया प्राइम्ड अप है एक नए इन्वेस्टमेंट साइकिल के लिए। इस नए साइकिल में अब जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, अगर वो पे ऑफ करेंगे तो इंडिया को नई हाइट पर पहुंचाएंगे, और अगर वो किसी क्राइसिस के कारण पे ऑफ नहीं करेंगे तो ये अमीर गरीब ये डिबेट को ज़्यादा दम मिलेगा। पर पुरानी गलतियों से सीख करके हम सिस्टमिकली ज़्यादा स्ट्रांग हैं ऐसे क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, और उम्मीद है कि बैंक्स और आरबीआई अच्छा परफॉर्मेंस देंगे अगली साइकिल में। तो हमने आज समझा कि कॉरपोरेट के लोन राइट ऑफ्स और किसानों के लोन वेवर में एक फ़र्क है, एक टेक्निकल इकोनॉमिक फ़र्क है। तो अगली बार अगर कोई पॉलिटिशियन इस लेजी कंपैरिजन से आपको बहकाए तो आप इस इशू के नुआंसेस को समझ सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।